पढ़ा था विभाजन के जो परिणाम थे, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो प्रक्रिया थी, इसके बारे में पढ़ा था। और साथ साथ हम लोगों को आज रजवाड़ों के विलय के बारे में पढ़ना था कि आखिर भारत में कैसे रजवाड़ों का विलय हुआ, यानी देसी रियासतों का विलय हमारे भारत देश में कैसे हुआ, इसके बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? चलिए तो भारत की जो स्थिति है, उस भारत की स्थिति को जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक तो भारत के ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, और दूसरा हुआ करता था देसी रियासतें। ठीक, ब्रिटिश प्रांतों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन देसी रियासतों का साथ पंगा ये था कि ब्रिटिश प्रांत डायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। ठीक है, ये अंग्रेजों के नियंत्रण में थे डायरेक्ट। यहाँ पर सरकारें चलती थी, यहाँ अंग्रेजी गवर्नर हुआ करते थे, विधायिका रहती थी, प्रांतीय विधायिका रहती थी। संविधान का निर्माण पढ़ाते समय मैंने आपको बताई थी ये बातें। ठीक है, देसी रियासतें हमारे भारत देश में उस समय लगभग 565 देसी रियासतें थीं, और जिसमें से देसी रियासतों के साथ ये हुआ कि देसी रियासतें चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं, चाहे भारत के साथ जाएं, चाहे देसी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएं, चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं, चाहे भारत के साथ जाएं, चाहे ये अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व बनाएं, चाहे ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएं। ठीक है, देसी रियासतें। अब हमारे पास क्या था कि हमारे साथ समस्या ये थी कि देसी रियासतों को लोग भारत देश में नहीं आना चाहते थे। देसी रियासतों के लोग भारत देश में नहीं आना चाहते थे। क्यों नहीं आना चाहते थे? इसके पीछे का कारण ये था कि भारत एक लोकतंत्र बन रहा था, और राजा रजवाड़ा जो थे वो कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोकतंत्र में शामिल हो। रजवाड़ा सीना तान के चलता है, तलवार खोंस के चलता है। अगर कोई उसके सामने सर झुकाए, सर उठाए और घूरे तो सर कटवाने का ताकत रखता है। राजा ऐसे करके चलता है, और लोकतंत्र में राजा को ऐसे करके चलना पड़ेगा। कोई भी राजा ऐसा क्यों चाहेगा? ठीक है, इसलिए लोकतंत्र में ये लोग नहीं शामिल होना चाहते थे। लेकिन इसकी जिम्मेवारी मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देसी रियासतों का एकीकरण, यानी उनको भारत देश में लाने की जिम्मेदारी मिली। इवन जब भारत देश में देसी रियासतों का एकीकरण हो रहा था, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ब्रिटिश अखबारों में, इंग्लैंड के अखबारों में ये लिखा जा रहा था, कंटिन्यू इंग्लैंड के अखबारों में ये लिखा जा रहा था कि भारत अपने अगले विभाजन की ओर, भारत के होंगे सैकड़ों टुकड़े। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हाथ में रसगुल्ला और एक हाथ में तलवार लेकर निकलते हैं। उदाहरण स्वरूप ये कहा जाता है, सही सही जज्बाती मत हो जाना कि एक हाथ में तलवार। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिसको ताकत दिखानी थी उसको ताकत दिखाया, और जिसको लालच दिखानी थी, रसगुल्ला खिलाना था, प्यार से बात करनी थी, उसके साथ प्यार से बात किया, रियासतों का एकीकरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ दिए उस समय के एक ICS अधिकारी हुआ करते थे पूर्व, जिनका नाम था VP मेनन साहब। बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ लॉर्ड माउंटबेटन ने भी दिया, लॉर्ड माउंटबेटन ने भी उनका साथ दिया। खैर, वही बात यहाँ पर लिखी है। कुछ रियासतें तो आसानी से भारत देश में आ गईं, विलय हो गई, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनके विलय में समस्या आई। 3 ऐसी रियासतें थीं जिनके विलय में सबसे ज़्यादा समस्या आई। एक आपकी जम्मू कश्मीर, दूसरी आपकी हैदराबाद, और तीसरी जूनागढ़। इन तीनों की कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ी रोचक कहानियां हैं, आज ही सुनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं NCERT क्या कह रही है, उसके बाद इन कहानियों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी कह रही हैं सर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गुड़िया, खूब खुश रहो। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास किन्हीं कारणों से इस समय रुकी हुई है, जैसे ही कंटिन्यू होगी आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, और दूसरा हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो भारतीय प्रांतों पर
अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, अभी मैंने बताया ना आपको। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे जिन्हें रजवाड़ा कहा जाता था या जिन्हें देसी रियासतें कहा जाता था, और देसी रियासतों पर अंग्रेजी नियंत्रण तो था, राजा महाराजा थे, लेकिन राजा महाराजा के साथ साथ यहाँ अंग्रेजी नियंत्रण था। समस्या क्या आई? समस्या वही आई कि आज़ादी के तुरंत बाद अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो जो अंग्रेजी प्रांत थे, प्रांत तो आजाद हुए ही हुए, प्रांतों के साथ साथ जो रियासतें थीं, रियासतें जिन्हें रजवाड़ा कह रहे हैं, रियासतें भी क्या हो गईं? रियासतें भी आजाद हो गईं। ठीक है, और इन रियासतों की संख्या 565 थी। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ कानूनी तौर पर ये भी आजाद हो गए, और नजरिया ये था कि रजवाड़े अपने मर्जी से चाहे तो कहां भारत में शामिल हो जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएं। ठीक है, और ये स्वतंत्र अस्तित्व बनाने का जो फैसला है वो जनता को नहीं करना था बल्कि राजा को करना था, और राजा को ये फैसला करना था। तो ऐसे में राजाओं ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा की। त्रावणकोर जिसे आप केरल के नाम से जानते हैं, ठीक है, त्रावणकोर जिसे आप केरल के नाम से जानते हैं, तो वहां के राजा ने अपने आप को आजाद रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम अपना अपना क्या बनाएंगे? स्वतंत्र अस्तित्व बनाएंगे। ना हम भारत में जाएंगे ना हम पाकिस्तान में जाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा कि ना हम भारत में जाएंगे ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम अपना स्विट्जरलैंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम अपना स्विट्जरलैंड बनाएंगे। ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, हम अपना स्विट्जरलैंड बनाएंगे। तो इस तरह से अगले दिन देखो, त्रावण को अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी घोषणा की। हैदराबाद का निजाम हुआ तो एकदम, भाई साहब क्या बताएं आपको, हैदराबाद का निजाम, ठीक है, यहां हैदराबाद है, यहां बन रहा है भारत, यहां बन रहा है पाकिस्तान, ठीक है, यहां भारत यहां पाकिस्तान। तो कह रहा है हम सॉरी, यहां साउथ इंडिया में हैदराबाद है ना, यहां पाकिस्तान बन रहा है, यहां पाकिस्तान बन रहा है, क्योंकि बांग्लादेश बाद में अलग हुआ था ना, इधर इधर दो जगह पाकिस्तान बना था, बाद में वो बांग्लादेश हुआ। तो कह रहा हम यहां जाएंगे, ठीक है। अरे पोपलू तुम इधर कहां जाओगे? कह रहा नहीं, हम उड़ के जाएंगे, हम समुद्री रास्ते से अपना संपर्क स्थापित करेंगे, हम हवाई रास्ते से अपना संपर्क स्थापित करेंगे। हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद के निजाम को निजाम इसलिए कहा करते थे क्योंकि स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना एक व्यक्ति ने की थी जिसका नाम था निजामुल मुल्क, इसीलिए हैदराबाद के शासक को हमेशा निजाम कहा करते थे। वो करो म्यूट। हो गया? तो कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में, भोपाल देखो उस समय संविधान सभा में भी लोग नहीं शामिल होना चाहते थे, संविधान सभा में लोग नहीं शामिल होना चाहते थे, कहते थे कि हम भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, हम अपना संविधान बनाएंगे, हम अपना सब कुछ करेंगे, हम अपना संविधान बनाएंगे, हम भारत की संविधान सभा में नहीं शामिल होना चाहते। बड़ी समस्या थी भाई। क्यों समस्या थी? भारत में शामिल होने के पीछे की समस्या ये थी कि भारत लोकतंत्र बन रहा था। और मेरे भाई मैं आपको एक कारण बताता हूं, राजा कभी नहीं चाहता लोकतंत्र में आना, क्योंकि राजा को ऐसे होना पड़ेगा। राजा कभी चाहता ही नहीं है कि हम लोकतंत्र में शामिल हो। राजा चाहता है कि हमारा रजवाड़ा बना रहे, हमारी ताकत बनी रहे। और ये सारी समस्याएं थी कि भारत देश में शासकों को मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। इतनी बड़ी चुनौती बन गई कि कैसे शासकों को मिलाया जाए। देखो, ये विभाजन के पहले और विभाजन के बाद का क्या था। ये गिलगिट, जम्मू कश्मीर, ये पूरा का पूरा मैप एक बार आप एनसीईआरटी में देखिएगा। विभाजन के पहले और विभाजन के बाद दोनों का ये दिया गया है कि पहले क्या था बाद में। ये देखो, यहाँ हैदराबाद था,
यहां हैदराबाद था और यहां पाकिस्तान बन रहा है और कह रहे हैं हम यहां जाएंगे। कहां जाओगे भैया तुम? ठीक है, कहां जाओगे? जम्मू कश्मीर कह रहा हम स्वतंत्र रहेंगे। पंजाब में रियासतें हुआ करती थी, पंजाब में ढेर सारी रियासतें हुआ करती, राजपूताना, अजमेर रियासत, मेवाड़, ग्वालियर, सिंध, ये सारी हुआ करती थी। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मैप एक बार आप एनसीईआरटी में देखिएगा कि कहां कहां क्या क्या रियासतें हुआ करती थी। और बड़ी समस्या थी मेरे भाइयों कि कैसे हम रजवाड़ों का विलय करें। ठीक है, अब छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। अब देखो यहां समझना, यहीं से आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है और यहीं से आपको समझना है। जरा सा ध्यान से मेरी बात को सुनना और पढ़ने पर फोकस करना। क्या कहा जा रहा है? छोटे बड़े आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना। इस तरह से अंग्रेजों ने जो चाल खेली थी, अंग्रेजों ने क्या चाल खेली? अंग्रेजों ने कहा रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में जाएं, रियासतें चाहे तो भारत में जाएं, रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में जाएं, रियासतें चाहे तो भारत देश में जाएं। और इसकी वजह से यही कारण रहा कि इस वजह से संभावनाएं थी कि भारत एक नहीं एक से अधिक भागों में बढ़ जाएगा। इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट का क्या मतलब है? 1946 में संविधान सभा के चुनाव के साथ साथ एक सरकार बनी थी, सरकार एक बनी थी जिसे अंतरिम सरकार के नाम से जानते थे। परमानेंट सरकार हमारे भारत देश में 1952 में बनी मेरे प्यारे भाइयों। कब बनी? 1952 में। परमानेंट गवर्नमेंट हमारे भारत देश में 1952 में बनी, लेकिन क्या 1946 में 1946 में एक सरकार बनी जिसे इंटरिम सरकार या अंतरिम गवर्नमेंट कहते हैं। जब तक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बन जाती तब तक अंतरिम सरकार ही रहेगी। और उसके अध्यक्ष माउंटबेटन थे, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो कहा गया कि माउंटबेटन योजना के तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थीं। रजवाड़ों के शासकों ने मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज यह आसान जान पड़ता है, लेकिन अपने आप में यह बहुत कठिन था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तपूर्ण चहलकदमी की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में तब 26, छत्तीसगढ़ में 15। सोचो भाई, सरदार पटेल के पास कितनी रियासतें रही, सरदार पटेल के पास कितना चैलेंजेस रहे होंगे, कितनी चुनौतियां रही होंगी। ठीक है, कितनी चुनौतियां रही होंगी, कितने चैलेंजेस रहे होंगे सरदार पटेल के पास। और सरदार पटेल ने क्या रियासतों को भारत देश में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, सरदार पटेल को एकीकरण का जनक कहा जाता है। सरदार पटेल को भारत का मैजनी कहा जाता है। इसीलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इतनी रियासतें, छोटी छोटी रियासतें, राजाओं के पास जब जाते थे सरदार पटेल ना, तो राजा जानते हो क्या कहते थे? राजा कहते थे, मिस्टर पटेल, यू कैन नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ माई स्टेट। आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप जानते नहीं हैं, आप जिस राज्य में बैठे हैं उस राज्य के चारों तरफ सेना है और आपको पता नहीं है आप कहाँ बैठे हैं। हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के सर्वे सर्वा हैं। तो सरदार पटेल कहते थे, अच्छा बेटा ऐसी बात है, आप ये नहीं जानते हैं कि आपके राज्य के चारों तरफ 1 घंटे के अंदर भारतीय सेना आ जाएगी और चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। इसलिए आप हमको धमकी ना ही दें तो अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से सोचो, इतनी 26, उड़ीसा में 26 रियासतें, छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े, सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है 14 और 119 छोटे रजवाड़े, अनेक प्रशासनिक तंत्र। देसी रजवाड़ों से इस चर्चा से 3 बातें सामने आई। पहली बात, अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, ज्यादातर लोग भारत में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात, भारत सरकार का रुख लचीला था, वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार था, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर के लिए उसका रुख लचीला रहा। तीसरा, विभाजन कैसे किया जाए, राज्य कैसे बनाया जाए, यह बड़ा सवाल था कि कैसे किस तरह से राज्य बनाया जाए और कैसे ले आया जाए, रियासतों को शामिल किया जाए। तो आइए इसके बारे में मैं आपको एक लंबी कहानी सुनाता हूं, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ को लेकर। लगभग रियासतों को, जूनागढ़ के साथ भी समस्या हुई, त्रावणकोर के साथ भी समस्या हुई, ठीक है, अन्य कुछ क्षेत्रों के साथ भी समस्या हुई, लेकिन
सबसे ज्यादा समस्या 3 जगहों के साथ होती है, और 3 जगहें होती हैं। एक आपकी हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद एक ऐसा राज्य था जिसका प्रतिनिधि लास्ट तक संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। और दूसरा है आपका जूनागढ़। जूनागढ़ और तीसरा है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इन तीनों की थोड़ी कहानी सुनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। हैदराबाद के साथ हुआ क्या कि हैदराबाद के राजा के साथ संधि हुई। हैदराबाद के निजाम के साथ सरदार पटेल ने एक संधि की 1 साल के लिए। 1 साल के लिए एक संधि की कि ऐसा है, ना तो तुम, ये पाकिस्तान जाना चाहता था, हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान जाना चाहता था। जूनागढ़ रियासत गुजरात में थी नैन्सी, ये पाकिस्तान जाना चाहता था ये। और इसके साथ 1 साल के लिए एक संधि हुई, 1 ईयर के लिए एक संधि हुई, और 1 साल की एक संधि में इसके साथ ये कहा गया कि भैया न तुम कहीं जाओगे न हम तुमको कुछ करेंगे। लेकिन बीच में 1 साल पूरा होने से पहले ही हैदराबाद पर अटैक कर दिया गया, और ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद पर अटैक किया गया और ऑपरेशन पोलो चलाया गया। और ऑपरेशन पोलो 5 दिन का ऑपरेशन पोलो चला और हैदराबाद को भारत देश में मिला लिया गया। क्यों अटैक किया गया? अटैक करने के पीछे का कारण ये था, अटैक करने के पीछे का कारण मेरे प्यारे भाइयों ये था कि हैदराबाद का निजाम पब्लिक स्टेटमेंट देता था कि अगर मेरे ऊपर प्रहार किया गया तो एक भी हिंदू का सर नहीं बचेगा। कम्युनल स्टेटमेंट देता था, वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, हिंदुओं के साथ वहाँ ज्यादती हो रही थी, ऐसे में अटैक करना बहुत ज़रूरी था। और यही कारण रहा कि वहाँ सेना ने अटैक किया और 5 दिन का एक्शन चला। हालांकि उसमें बहुत लोगों की जनहानि भी हुई, हिंसात्मक रूप वहाँ पर सेना ने अपनाया और हैदराबाद को भारत देश में मिला लिया। हैदराबाद को जब मिला लिया गया तो हैदराबाद का निजाम भागते भागते पहुंचा यूनाइटेड नेशन। कम थोड़ी ना था आदमी, सीधे भागते भागते यूनाइटेड नेशन पहुंचा। यूनाइटेड नेशन में जाके रोने लगा, बोला देखो हमको स्वतंत्र रहने के लिए कहा गया था, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं लेकिन हमको इन्होंने मिला लिया। तो यूनाइटेड नेशन ने जब जवाब मांगा भारत सरकार ने, तो भारत सरकार ने कहा कहाँ हम आर्मी एक्शन कहाँ किए थे, हमने पुलिस एक्शन किया था। बोला क्यों किए थे? बोले वहाँ मानव हनन हो रहा था, मानव अधिकारों के लिए दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने पुलिस एक्शन किया। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, तो हैदराबाद को मेरे भाइयों पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया। कैसे मिलाया गया हैदराबाद को? पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया। ठीक है, पुलिस एक्शन या पुलिस कार्यवाही। जूनागढ़, जूनागढ़ का नवाब, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी था। इसने अपने कुत्ते की शादी कराई थी और उस समय अंग्रेजी अखबारों में फ्रंट पेज पे था। कुत्ते की शादी कराई थी इसने अपने, और उस समय अंग्रेजी अखबारों में फ्रंट पेज पे निकला था। जूनागढ़ का जो शासक था, 5 सितंबर 1947 में, तो जिंदा था, मेरी उम्र तो 4003 साल है, तो 5 सितंबर 1947 को इसने विलय कर लिया। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ इसने विलय कर लिया। अब जब ये पाकिस्तान के साथ विलय कर लेता है तो यहाँ के एक वजीर हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था शहनवाज भुट्टो। इस समय अगर पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो वाला जो परिवार है, उसी परिवार के थे वो। शहनवाज भुट्टो भागे 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 सरदार पटेल के पास आए, बोले पटेल साहब ये क्या हो रहा है, जूनागढ़ की जनता चाहती है यहाँ आना और ये राजा वहाँ जा रहा है। सरदार पटेल ने कहा देखो अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अभी अभी आज़ाद हुए हैं, अभी तुरंत लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, बीच का रास्ता अपनाया जाए, और जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह कराया गया जूनागढ़ में, और जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जूनागढ़ की 99% पॉपुलेशन ने कहा कि हम भारत देश में आना चाहते हैं। 99% पॉपुलेशन ने कहा कि हम भारत देश में आना चाहते हैं, और इस तरह से जूनागढ़ को भी भारत देश में मिला लिया गया। अब अगली समस्या है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह। हरि सिंह कह रहा था कि न तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, न तो हम भारत के साथ जाएंगे, हम अपना स्विट्जरलैंड बनाएंगे। तो हालांकि हम मान भी गए थे, हमने इस पर लिबरल रुख अपनाया, हमने इस पर उदारवादी रुख अपनाया, हम जम्मू कश्मीर के साथ मान गए थे। सरदार पटेल का यह कहना था कि जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया जाए, लेकिन माउंटबेटन और पंडित नेहरू इस बात के विपक्ष में थे। हालांकि जम्मू कश्मीर के राजा को समझाने के लिए सब गए। बीपी मेनन तो बेचारे वहीं टिके हुए थे कि उसके राजा को समझाया जाए, हरि सिंह के को। माउंटबेटन एक बार राजा हरि सिंह को समझाने के लिए गए और शाम को हरि सिंह को समझाए, और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम भारत देश में शामिल हो जाओ, अगर तुम भारत देश में शामिल हो जाओगे तो भारत लोकतंत्र बन रहा है और लोकतंत्र में अच्छी चीज रहेगी। तो उसने कहा चलो ठीक है, सुबह बताते हैं। और सुबह जब उसको बुलवाया गया राजा हरि सिंह को, तो बोला हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हम नहीं मिलेंगे। बहाना मार दिया, बोला हमारे पेट में दर्द हो रहा है। माउंटबेटन से बहाना मार दिया। सोचो, बहुत बड़ा बहानेबाज था। भारत में क्यों नहीं शामिल होना चाहता था जानते हो? क्योंकि भारत लोकतंत्र बन रहा था।
और लोकतंत्र बन रहा था, ऐसे में उसका क्या चला जाता, उसकी राजशाही चली जाती, इसलिए भारत देश में नहीं शामिल होना चाहता था। पाकिस्तान में क्यों नहीं जाना चाहता था? पाकिस्तान बन रहा था इस्लामिक कंट्री, और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बन रहा था और वो था हिंदू राजा। उसको ये पता था कि पाकिस्तान में हम माइनॉरिटी रहेंगे, हमारी कोई औकात नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री बन रहा है। और भारत डेमोक्रेसी बन रहा है, और डेमोक्रेसी में फिर कैसे चलना पड़ेगा? ऐसे। मोदी जी कैसे आते हैं? ऐसे, हाथ जोड़ के, कि ऐसे आते हैं तलवार खोस के? ऐसे आते हैं ना। तो ये अंतर है राजतंत्र और लोकतंत्र का। इसलिए वो नहीं शामिल होना चाहता था, कह रहा था हम स्वतंत्र अस्तित्व बनाए। बहुत लोगों ने उसको समझाया। पाकिस्तान भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर हमारे यहां शामिल हो जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सेना के चीफ को बुलाया और कहा कि जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दो, और अटैक कर दो और इसको भारत देश में शामिल करो। और भारी बेइज्जती हो गई जिन्ना की, क्योंकि सेना के चीफ ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उस समय बड़ी रोचक बात है कि भारत और पाकिस्तान के सेना के चीफ अंग्रेज थे। पाकिस्तान के सेना चीफ ने कहा कि अंग्रेज को अंग्रेज के खिलाफ ही लड़ाओगे, उन्होंने मना कर दिया। अब जब उन्होंने मना कर दिया तो पाकिस्तान के गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने एक विश्वासपात्र कमांडर को बुलाया जिसका नाम था अकबर खान, और उसको कहा कि तुम सेना तैयार करो। और उसने क्या किया? अपनी सेना का बेस बदला, अफगानिस्तान बॉर्डर के कबायली इलाकों के बहुत सारे कबायली लोगों को सेना में शामिल किया, और एक खतरनाक सेना उसने बनाई, और खतरनाक सेना बनाकर उसने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। अब जम्मू कश्मीर के ऊपर जब अटैक किया तो उसके बाद राजा हरि सिंह के सिक्योरिटी इंचार्ज बाबू राजेंद्र थे, उन्होंने बताया उनको कि आप ऐसा करो, आप भारत देश में शामिल हो जाओ, क्योंकि ये जो सेना अटैक की है इस सेना से लड़ना मुश्किल होगा, और आपकी सेना में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, और यहाँ पर फर्क इस्लाम से या किसी धर्म से नहीं पड़ता है, बल्कि वो सेना के लोग गरीब हैं, और गरीब को यदि धर्म के नाम पे भड़काया जाएगा तो भड़क जाएंगे। क्योंकि ये जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, ये ह्यूमन परसेप्शन है और ये मानव विकास का इतिहास रहा है। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, एक टाइम की रोटी आपको नहीं मिल रही है, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर धर्म, किसी भी पर्टिकुलर रीति रिवाज, रूढ़िवाद, अंधविश्वास के नाम पे आपको भड़काया जा सकता है, आप आसानी से भड़क जाते हैं। कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, उसको बहुत जल्दी अंधविश्वासी बनाया जा सकता है या धर्म के नाम पे भड़काया जा सकता है। तो जब उस सेना ने अटैक किया, पाकिस्तानी सेना ने, तो बहुत सारे राजा हरि सिंह के सैनिक भी उनसे मिल गए। राजा हरि सिंह से जब ये बात कही गई कि तुम्हारे सैनिक भी मिल जाएंगे, तो राजा हरि सिंह ने कहा नहीं, हमारे सैनिक नहीं मिलेंगे, हमारे सैनिक तो रोज हमको लव यू बोलते हैं, हम उनको लव यू टू बोलते हैं, ठीक है, हमारे सैनिक उधर नहीं जाएंगे, बहुत बड़े विश्वास पात्र हैं। लेकिन हुआ वैसा ही जैसा सोचा गया था, यहाँ के भी सैनिक उनसे मिल गए, और वो सेना ऐसी थी, पाकिस्तानी सेना जो आई थी मेरे भाइयों, अगर उस समय की पूरी इस सिनेरियो को आप गूगल करेंगे तो देखेंगे वो सेना किसी को नहीं छोड़ी थी। चाहे वो इस्लामिक महिलाएं रही हों, चाहे वो मुसलमान धर्म की महिलाएं रही हों, चाहे वो हिंदू रही हों, चाहे वो बुद्धिस्ट रही हों, महिलाओं का रेप किया गया, बच्चियों का रेप किया गया, घर में घुसकर लोगों का कत्लेआम किया गया। सेना धीरे धीरे बढ़ते श्रीनगर तक पहुंच गई। सेना श्रीनगर पहुंचने ही वाली थी, 150 किलोमीटर बचे हुए थे। राजा हरि सिंह को जब ये लगा कि अब श्रीनगर कैप्चर हो जाएगा और हमको मार दिया जाएगा, तब राजा हरि सिंह भागा जम्मू की तरफ। जम्मू की तरफ बहुत तेज भाग गया। कहा जाता है कि सारी गाड़ी वाड़ी लेकर जम्मू भाग गया था, जितनी गाड़ियां थी सारी गाड़ियां लेकर जम्मू भाग गया था। हम भी उस समय वहीं थे, हमारी एक 26 इंच की साइकिल थी, 26 इंच वाली बड़ी वाली साइकिल थी, हम भी वहीं श्रीनगर में थे, हम भी भागे अपनी साइकिल जम्मू। हमने कहा अब क्या भागना पड़ेगा, राजा हरि सिंह को समझाना है। बीपी मेनन साहब उस समय वहीं डटे हुए थे, बीपी मेनन भी खटारा गाड़ी से पहुंचे जम्मू, ठीक है, जम्मू पहुंचे बीपी मेनन और समझाए फिर उनको, भाई अब तो सिग्नेचर कर दो। अब तो एक पत्र चलता था उस समय, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे विलय पत्र कहते थे। विलय पत्र पर सिग्नेचर करके रजवाड़े भारत देश में विलय हो रहे थे। अब तो सिग्नेचर, जब उसको लगा कि अब हम मरेंगे, अब हम बचेंगे नहीं, मरेंगे अब हम बचेंगे नहीं, तब उसके बाद उसने 26 अक्टूबर 1947 को उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को अपनी रिवॉल्वर दी, और अपनी रिवॉल्वर सिक्योरिटी इंचार्ज को दी और कहा कि सुबह तक अगर इंडियन आर्मी ना आ जाए तो हमको मार देना, हम इन पाकिस्तानियों के हाथ नहीं मरना चाहते हैं। सोचो, यही काम पहले कर लिए होते तो कोई दिक्कत ही ना आती। लेकिन बाद में जैसे ही विलय पत्र पर यहां हस्ताक्षर किए, वैसे ही बीपी मेनन तुरंत दिल्ली, और दिल्ली में तो वहां सरदार पटेल इंडियन एयरफोर्स को टारगेट करके रखे हुए, सीधा मुंह उसका इधर ही था जम्मू कश्मीर की तरफ। सुबह 8 बजे 27 अक्टूबर 1947 सुबह 8 बजे श्रीनगर के ऊपर इंडियन एयरफोर्स गड़गड़ाने लगती है, ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स गड़गड़ाने लगी। राजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 को सिग्नेचर किया, विलय पत्र पर सिग्नेचर किया, और विलय पत्र पर सिग्नेचर करके भारत देश में विलय किया। तो हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया।
जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया, विलय पत्र के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स वहां पहुंचती है, पहुंचने के बाद लगभग 1.25 साल लग जाते हैं जम्मू कश्मीर को खाली कराने में, लेकिन खाली कराने के दौरान ही हमारा ये द्विपक्षीय मामला था, लेकिन कुछ वैश्विक सिनारियो बना। पंडित नेहरू इस मुद्दे को लेकर चले गए यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, और इस मुद्दे को लेकर पंडित नेहरू चले गए संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने 3 मुख्य बातें कही। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि युद्ध रोक दो। सबसे पहली बात जो यूनाइटेड नेशन ने कही, युद्ध चल ही रहा था, 1.25 साल बीत गए, युद्ध चल ही रहा था, ठीक है, युद्ध रोक दो, पहली बात। दूसरी बात कहा उन्होंने कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी सेना हटाए, भारत भी और पाकिस्तान भी, ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों, भारत और पाकिस्तान दोनों सेना हटाए, ठीक है। भारत के लिए क्या कहा, भारत के लिए कहा कि भारत सेना रखे उतनी जितने से कानून व्यवस्था बनी रहे, उतनी जितने से कानून व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, भारत सेना रखे उतनी जितने से कानून व्यवस्था बनी रहे। पाकिस्तान को बोल दिया गया कि पाकिस्तान अपनी पूरी सेना हटा ले कश्मीर से, और भारत के लिए बोला गया कि भारत उतनी सेना रखे जितनी से कानून व्यवस्था बनी रहे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने कहा कि यूएन जांच करेगा, यूएन जांच करेगा और ये देखेगा कि शांति है या नहीं। यूएन जांच करेगा, किस बात की जांच करेगा, शांति की जांच करेगा। अगर शांति होगी तो उसके बाद क्या कराया जाएगा, उसके बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या लेना था, सबसे पहला स्टेप ये लेना था कि युद्ध रोकना था। सरदार, ऐसा कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात पर सहमत नहीं थे कि युद्ध रोका जाए, लेकिन पंडित नेहरू ऑल इंडिया रेडियो पर जाते हैं और युद्ध रोकने की घोषणा करते हैं, और युद्ध रुक जाता है। युद्ध रुक जाता है, युद्ध जहां पर रुकता है उसके बाद दोनों को अपनी अपनी सेनाएं हटानी थी, लेकिन पाकिस्तान ने जहां तक कब्जा किया था उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं हटाई। अब जब पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं हटाई तो भारत का भी जहां तक कब्जा था भारत ने भी वैसा ही व्यवहार किया, और उसके बाद शांति की कोई अगले स्टेप आए ही नहीं, क्योंकि भाई सेना ही नहीं हटी तो अगला स्टेप आएगा ही नहीं, क्योंकि सेना दोनों तरफ से हटेगी, भारत उतनी रखेगा जितने से लॉ एंड ऑर्डर बने, फिर यूनाइटेड नेशन जांच करेगा, फिर जनमत संग्रह होगा। यहां तक बात ही नहीं पहुंची। और बाद में जो क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था, बाद में एक समझौते पर वहीं पर एक रेखा खींच दी गई जिसे आप आज एलओसी के नाम से जानते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान ने अपनी सेना जहां तक नहीं हटाई, जहां तक पाकिस्तान का कब्जा था, उसी को आज पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से। हम उसे गुलाम कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान उसे आजाद कश्मीर कहता है, ठीक है। और बीच में एक समझौते के तहत एक रेखा खींची गई है जिसे एलओसी कहते हैं। एलओसी पे गोलीबारी क्यों होती रहती है, एलओसी पे गोलीबारी इसलिए होती रहती है क्योंकि एलओसी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के अपने एक नियम होते हैं, उन नियमों का उल्लंघन करने में जवाब देना पड़ता है, लेकिन यह एक समझौता रेखा है। एलओसी एक समझौता रेखा है। समझौता रेखा का अर्थ यह होता है कि एक ऐसी लाइन, जब तक दो देशों के बीच में युद्ध रुका हुआ है, फिर से सुनिएगा, जब तक दो देशों के बीच में युद्ध रुका हुआ है तब तक के लिए एक रेखा खींची गई है जिसे हम एलओसी कहते हैं, और यही है एलओसी। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे कि 4-5 दिन तक युद्ध और चलने देते तो ये पीओके पूरा हमारा होता तो कोई दिक्कत ही ना होती, ठीक है। लेकिन युद्ध रोक दिया गया, युद्ध रोक दिया गया, तो जहां तक पाकिस्तान का कब्जा था वही क्षेत्र आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, और जहां तक हमारा कब्जा था वो अपना जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख कहलाता है, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा है, पीओके उनका है, पीओके उनका है। लेकिन अमित शाह ने देखो संसद में क्या कहा है विक्की पिछली बार कि पीओके हमारा था, हमारा रहेगा, और हम उसके लिए जान भी दे देंगे, है ना। तो पीओके के लिए हम जान भी दे देंगे। अभी भी हम इसको जल्दी शामिल करेंगे, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है, जल्दी ले आएंगे। तो खैर ये है कश्मीर की कहानी, बाकी आगे चल के जब स्पेशल स्टेटस में आएगा तो देखेंगे, ठीक। देखो ये हैदराबाद के निजाम के साथ सरदार पटेल, ठीक, यहाँ खड़े हुए हैं, ये फोटो देख लो। तो हैदराबाद एक बहुत बड़ी, यही बात जो मैंने आपको बताई, देखो लिखा हुआ है। एक बार एनसीईआरटी क्या कह रही है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताई वही बातें एनसीईआरटी में लिखी। हैदराबाद रियासत बहुत बड़ी रियासत थी। हैदराबाद के प्रतिनिधि लास्ट तक संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में, बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में। पुराना वाला जो हैदराबाद था उसके कुछ हिस्से आज देखोगे तो महाराष्ट्र में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं, आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। निजाम इसलिए कहा जाता था क्योंकि हैदराबाद, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना
निजामुल मुल्क ने की थी, इसीलिए निजाम कहा जाता था। वह दुनिया का सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यथास्थिति बहाल रखने का समझौता का मतलब यह है कि न तुम हमारे साथ कुछ करोगे न हम तुम्हारे साथ कुछ करेंगे, ये थी यथास्थिति। यह समझौता 1 साल के लिए किया गया था और इसी बीच बातचीत उनसे जारी रही, लेकिन इसी दौरान हैदराबाद रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन जोर पकड़ लिया। तेलंगाना के इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से दुखी थे और वह निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। यानी तेलंगाना के किसानों ने निजाम के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में आंदोलन किया। हैदराबाद शहर की इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस की इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। हिंदुओं ने भी इसमें साथ दिया, क्योंकि हिंदुओं के लिए हैदराबाद के निजाम हिंदुओं के लिए भी बोले थे कि अगर हैदराबाद के ऊपर अटैक किया गया तो एक भी हिंदू का सर नहीं बचेगा। यह हैदराबाद के निजाम का पब्लिक स्टेटमेंट था। इस आंदोलन को देख के निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया, ठीक है, और इसे रजाकार कहा जाता है। जब यह आंदोलन चल रहा था तो इस आंदोलन के दौरान ही निजाम ने लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए फोर्स भेजी, जिसे रजाकार कहा जाता है। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया, लूटपाट की, रेप किया, हत्या किया। हैदराबाद के निजाम के सैनिकों की बात मैं कर रहा हूं कि लूटपाट मचाई, हत्या की, बलात्कार पर उतारू हो गए। और 1948 के सितंबर ने भारतीय सेना ने वहां पर अटैक किया और आपको बताया मैंने ना, ऑपरेशन पोलो चलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेजी। 5 दिन का ऑपरेशन चला और 5 दिन के ऑपरेशन के बाद हैदराबाद के निजाम और उसके सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद को भारत देश में मिला लिया गया। ये थी पूरी कहानी, ठीक है। तो कैसे मिलाया गया? बाई पुलिस एक्शन। आर्मी एक्शन मत बोलना, कैसे? पुलिस एक्शन। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि क्या भेजे थे, तो हमने कहा था पुलिस भेजे थे, ठीक है। ये देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के आंदोलन के नेता थे। इनकी भूमिका लिखी हुई है यहां पर, ठीक है। कांग्रेस के नेता थे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे। ये स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम गृह मंत्री थे। देशी रियासतों को भारत देश के संबंध में मिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा में ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार समिति, फंडामेंटल राइट कमेटी और माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष थे। इन्हें एकीकरण का जनक कहा जाता है। एकीकरण का जनक कहा जाता है। रियासतों के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान अगर किसी का रहा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। सर्वाधिक योगदान रहा इनका रियासतों के एकीकरण में। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। इन्हें भारत का मैजनी कहा जाता है। क्या? भारत का मैजनी कहा जाता है। 3 लोगों का सबसे ज्यादा, ये सवाल भी आपके यहाँ प्रीलिम्स में पूछा जाता है। प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है कि किसका किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा, सबसे ज्यादा योगदान किसका किसका रहा, ठीक। तो सबसे ज्यादा योगदान रहा भारत में रियासतों के एकीकरण में एक सरदार पटेल का, और सरदार पटेल का साथ दे रहे थे उस समय के अधिकारी जिनका नाम है बीपी मेनन साहब, बीपी मेनन साहब का। और तीसरा माउंटबेटन का भी योगदान भारत में रियासतों के एकीकरण में रहा, माउंटबेटन साहब का। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा योगदान भारत देश में एकीकरण को लेकर रहा, यानी भारत देश में रियासतों के एकीकरण में इन लोगों का योगदान रहा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद मणिपुर की भी कहानी इसमें दी गई है। आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा थे बोधचंद सिंह। भारत सरकार के साथ बातचीत में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव कराया। उस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। मणिपुर में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र का मतलब यह होता है कि राजा बने रहेंगे, जैसे इंग्लैंड में है, राजा बने रहेंगे लेकिन चुनाव होगा, ठीक है।
राजा बने रहेंगे। मैजनी क्या होता है? मैजनी एकीकरण के योगदान में मैजनी का योगदान रहा था, इसलिए उन्हें मैजनी कहा जाता है। ठीक है। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थीं। भारत सरकार ने महाराजा को राजी किया और वो भारत संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और 1949 के सितंबर में भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। यानी 1949 में 1949 में मणिपुर के राजा को राजी करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, ठीक है, मणिपुर को भी मिला लिया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मणिपुर को कैसे मिलाया जाए, ठीक है, मणिपुर को कैसे मिलाया जाए, सॉरी कैसे मिलाया गया, तो विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा मिलाया गया। ठीक है। अब होगा राज्यों का पुनर्गठन। बताते हैं कैसे हुआ पुनर्गठन। ठीक है, समझते हैं। 565 देशी रियासतें, ध्यान से इस बात को सुनना क्योंकि यही मेन पॉइंट है। 565 देशी रियासतें प्लस अंग्रेजी प्रांत, ठीक है, प्लस अंग्रेजी प्रांत। 565 देशी रियासतें और प्लस है आपका अंग्रेजी प्रांत। ठीक है। इन सबको मिलाकर क्या बनाना था? राज्यों का स्वरूप, या इन्हें मिलाकर प्रांतों का स्वरूप देना था। इन्हें मिलाकर प्रांतों का स्वरूप देना था, या इन्हें मिलाकर प्रोविंसेस का नेचर देना था, प्रांतों का स्वरूप देना था। इन्हें मिलाकर किया क्या गया कि इनको मिलाकर भौगोलिक सुविधा के आधार पर, ध्यान से इस बात को सुनिएगा क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। भौगोलिक सुविधा के आधार पर दो ही सुविधाएं थी उस समय जिन आधार पर राज्यों को बांटा गया, भौगोलिक सुविधा और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। भौगोलिक सुविधा और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, भौगोलिक सुविधा और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, कंसीडर द लाइन, भौगोलिक सुविधा और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर उस समय, जिस समय हमारे भारत का संविधान बना, फिर से सुनिए, रियासतों का विलय हुआ, अंग्रेजी प्रांत, भौगोलिक सुविधा और, सर वो 4 मिशनरी वाले बताइए, कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे, अभी बता देंगे आगे चल के, बताया तो था जब संविधान पढ़ा रहे थे तो। अमनदीप 4 कमिश्नरी, देखो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। जैसे बाबू आज यूनियन टेरिटरी नहीं होते हैं, संघ शासित प्रदेश जैसे होता है ना, वैसे उस समय क्या हुआ करते थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। उसमें ये 3 था, एक था दिल्ली, ठीक है, एक था अजमेर मेरवाड़, ठीक है, एक था कुर्ग और एक था ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो इस समय पाकिस्तान में बलूचिस्तान है ना, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 कमिश्नरी एरिया थे, यहां अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, अंग्रेजी कमिश्नर शासन किया करते थे यहां पर। ठीक है, ठीक। देखो भाई ज्योग्राफी बताओ इन लोग को क्यों नहीं हो रहा है ना। ठीक है दिव्या, ज्योग्राफी ठीक है, मैं टेक्निकल टीम से बोल दे रहा हूं कि आप लोग को सूचित करवा दें कि आखिर क्यों नहीं चल रही है ज्योग्राफी। ठीक है, राइट। चलो, तो हम लोग क्या बातचीत कर रहे थे? हम लोग ये बातचीत ये कर रहे थे कि, फिर से सुनो भाई, उस समय रियासतों को मिलाकर प्लस अंग्रेजी प्रांत को मिलाकर, रियासत और अंग्रेजी प्रांत, इनको मिलाकर भौगोलिक सुविधा के आधार पर और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, भौगोलिक सुविधा के आधार पर और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर 4 भाग में राज्यों को संविधान में रखा गया बांट के, भाग 6, भाग 7, भाग 8,
भाग 9। क्योंकि अमनदीप वो ऐसे जोन थे जहां चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त डायरेक्ट शासन करते थे, इसीलिए अलग से बोला जाता है। 4 भाग में फिर से समझो जरा सा इस बात को कि भारतीय संविधान में यानी 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ या 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान में राज्यों की स्थिति क्या थी? उस संविधान में राज्यों की स्थिति आज की स्थिति जैसे नहीं थी, बल्कि उस संविधान में राज्यों की स्थिति कुछ इस तरह से थी कि 4 ग्रुप में बांट के राज्यों को रखा गया था। एक था ए ग्रुप, का वर्ग के राज्य, एक था बी ग्रुप, खा वर्ग के राज्य, एक था सी ग्रुप, गा वर्ग के राज्य, एक था डी ग्रुप, घा वर्ग के राज्य। ठीक है, का खा गा घा। का वर्ग के राज्यों में जो अंग्रेजी प्रांत, जो गवर्नर के प्रांत हुआ करते थे, गवर्नर प्रांत जो हुआ करते थे, वो 9 राज्यों को यहां रखा गया। ठीक है, बड़ी रियासतों और छोटी रियासतों को यहां रखा गया। ठीक है, बड़ी रियासतें और छोटी रियासतें बीसी में डाल दी गई और इसमें एक डाल दिया गया अंडमान निकोबार। ठीक है, और इसको संविधान के भाग 6 में जगह दी गई। संविधान के भाग 6 में 9 राज्य का वर्ग कहा गया। संविधान के भाग 7 में 9 राज्य खा वर्ग कहा गया। संविधान के भाग 8 में कितना, 10 राज्य गा वर्ग कहा गया। संविधान के भाग 9 में एक अंडमान निकोबार और इसे घा वर्ग कहा गया। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुल मिलाकर उस समय 29 क्षेत्र यानी 29 क्षेत्र बनाए गए। किस आधार पर? भौगोलिक सुविधा के आधार पर और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर 29 क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, और ये 29, अब देखो ये आगे चल के आज कितना, आज क्या इस तरह का वर्ग है? कमेंट करके बताओ, क्या इस तरह के वर्ग है आज? नहीं, आज ऐसा नहीं है। आज कैसा है? आज राज्य है 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इसको पुनर्गठित किया जाएगा, इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी जो बना है इसकी सीमाएं तार्किक नहीं थी। उस समय जो सुविधाजनक था, उसी आधार पर बना दिया गया। लेकिन आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं बातों को आप यहां देखेंगे। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी और यह महज एक प्रशासनिक विभाजन न था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की भी झलक मिले। यानी उस समय सिर्फ प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर राज्य बनाए गए, लेकिन सांस्कृतिक और भाषाई आधार को ध्यान नहीं रखा गया। और आगे चल के इस बात की मांग होगी, आगे चल के इस बात की डिमांड होगी धीरे धीरे। लेकिन औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई। अब प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से ये सीमाएं क्या की गई? तय की गई। और जो ये सीमांकन किया गया, ये सीमांकन मैंने आपको बताया कि ये सीमांकन कैसे किया गया भैया। ये तो जो है 1956 का है, ये आपको मैं बताता हूं 1950 में, 26 जनवरी 1950 में जो सीमांकन हुआ वो सीमांकन यही है, का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग और घा वर्ग। ठीक है, का खा गा घा। ठीक है, 9 9 10 1। ठीक नहीं, संविधान को फ्लेक्सिबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान में संशोधन संभव है, इसलिए संविधान को फ्लेक्सिबल कहा जाता है। राइट, अब ये कैसे बदले, इस बात को इसमें बहुत संक्षेप में दिया गया है, एनसीईआरटी में बहुत संक्षेप में दिया गया है कि ये बदला कैसे। लेकिन मैं थोड़ा आपको विस्तार में बता दे रहा हूं कि ये कैसे बदले। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे भारत देश में स्टार्टिंग में स्वतंत्रता के पहले से ही भाषाई विभाजन की मांग चल रही थी। कांग्रेस
के अधिवेशनों में भी भाषाई विभाजन की मांग चल रही थी। तो भाषाई विभाजन की मांग लगातार भारत देश में चल रही थी। तो कांग्रेस पहले ये कह रही थी, आज़ादी से पहले कांग्रेस कह रही थी कि जब आज़ाद हो जाएंगे हम तो भाषा के आधार पर हम विभाजन को स्वीकार करेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद अपनी स्वयं की सोच कांग्रेस की बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि भाई अभी धर्म के आधार पर हमने विभाजन देखा था, तुरंत हमने धर्म के आधार पर विभाजन देखा था। और अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करते तो देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता था। इसीलिए उन्होंने विभाजन को स्वीकार नहीं किया। फिर देश में आंदोलन शुरू हो गए, खासकर साउथ इंडिया के क्षेत्रों में। मद्रास वाला जो रीजन था आपका, उस मद्रास के रीजन में, और जो आपका बंबई रीजन था, बंबई में ही गुजरात महाराष्ट्र दोनों थे, तो आंदोलन शुरू हो गए। अब जब आंदोलन शुरू हो गए कि भाषा के आधार पर बांटो, भाषा के आधार पर बांटो, भाषा के आधार पर बांटो, तो उसके क्या हुआ कि भाषाई विभाजन की जांच के लिए, भाषाई विभाजन की जांच के लिए हुआ क्या कि अलग अलग समय पर समितियां बनेगी। भाषाई विभाजन की जांच के लिए, भाषाई विभाजन की जांच के लिए 1948 में एक समिति बनी, जिस समिति का नाम हुआ धर आयोग। धर आयोग ने कहा कि अभी भाषा के आधार पर विभाजन संभव नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाषाई विभाजन को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा देश की एकता और अखंडता जरूरी है, देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए अभी भाषाई विभाजन करना ठीक नहीं है, और उन्होंने भाषाई विभाजन को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 1948 में ही एक दूसरी समिति बनाई जाती है जिसका नाम हुआ JVP समिति। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टा भी सीतारमैया। ये भी इसीलिए बनी कि भाषाई विभाजन हो या न हो। इन्होंने भी औपचारिक रूप से भाषाई विभाजन को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने भी भाषाई विभाजन को क्या कर दिया, भाषाई विभाजन को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने भाषाई विभाजन को अस्वीकार कर दिया, यानी भाषाई विभाजन को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाषाई विभाजन को इन्होंने रिजेक्ट किया। आफ्टर दैट कि भाषाई विभाजन की मांग बहुत तेज हो गई। अब भाषाई विभाजन की मांग बहुत तेज हो गई। मद्रास में जो लोग तेलुगु बोलते थे, वो लोग अपने आप को अलग करने की मांग कर रहे थे। और इसके चक्कर में वहाँ पर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हुआ करते थे मद्रास में, जिनका नाम था राम लुलू। राम लुलू कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। वो 56 दिन के आमरण अनशन पर बैठ गए। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद आंदोलन हिंसक हो गया, और उसके बाद सरकार को दबाव में आना पड़ा, और सरकार दबाव में आई, और भारत देश में प्रथम भाषाई राज्य का गठन 1953 में हुआ। 1953 में इसी रामलुलू घटना के बाद 1953 में भारत देश में आंध्र प्रदेश कहाँ से बना था? मद्रास में ऐसे लोग जो तेलुगु बोलते थे, मद्रास में ऐसे लोग जो क्या बोलते थे, जो तेलुगु बोलते थे, उन लोगों को अलग करके किसका गठन किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो प्रथम भाषाई राज्य का गठन आंध्र प्रदेश के रूप में हुआ, यानी आंध्रा स्टेट के रूप में प्रथम भाषाई राज्य का गठन हुआ। ठीक है, तेलुगु बोलते थे जो लोग मद्रास में। इसके बाद फिर आंदोलन और तेज हो गया। एक राज्य की मांग भाषाई आधार पर जब स्वीकार हो गई तो आंदोलन और तेज हो गया। आंदोलन और तेज हो गया तो उसके बाद हुआ क्या कि 1953 में एक दूसरी समिति बनाई गई जिसका नाम हुआ फजल अली कमेटी, या इसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। 1953 लिखा हुआ है। 1953 में 1953 में एक दूसरी समिति बनाई गई जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसे फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। फजल अली आयोग क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया कि भाषा के आधार पर हम बांटें या भाषा के आधार पर ना बांटें, लैंग्वेज के आधार पर बांटें या लैंग्वेज के आधार पर ना बांटें, इसलिए फजल अली आयोग बना। फजल अली आयोग ने क्या भाषाई विभाजन को स्वीकार किया? हाँ, फजल अली आयोग ने, इन्होंने भाषाई विभाजन को स्वीकार किया, लेकिन एक बात याद रखना, लेकिन एक भाषा एक राज्य के कॉन्सेप्ट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। भाषाई विभाजन स्वीकार, लेकिन इन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां एक ही भाषा बोलने वाले लोग हैं। यहां हर 100 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। ठीक है, भाषाई विभाजन स्वीकार, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। कहा कि ऐसा मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी कोई भी राज्य नहीं बनना चाहिए जहां एक भाषा है, क्योंकि वो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होगा। एक भाषा एक राज्य। इन्होंने कहा कि भाषा को एक आधार बनाया जाए, लेकिन देश की एकता अखंडता को ध्यान रखा जाए। एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को रिजेक्ट किया, सिद्धांत अस्वीकार किया। भाषाई विभाजन स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को क्या किया? इन्होंने अस्वीकार किया। इन्होंने कहा
कि भाषा, इन्होंने कहा कि विभाजन किया जाना चाहिए। ये जो राज्यों के 4 ग्रुप हैं, इन्होंने कहा राज्यों के 4 ग्रुप समाप्त कर दो। क्या कर दो? राज्यों के 4 ग्रुप क्या कर दो? ABCD जो ग्रुप है वो समाप्त करो। फजल अली कमीशन ने कहा कि राज्यों के 4 ग्रुप समाप्त कर दो। इन्होंने कहा कि विभाजन करो, लेकिन देश की एकता को ध्यान में रखते हुए विभाजन करो और देश की अखंडता को ध्यान में रखते हुए क्या करो? विभाजन करो। एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए विभाजन करो, 4 ग्रुप समाप्त कर दो। इन्होंने कहा 16 राज्य बना दो और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दो। इन्होंने कहा, हालांकि ये बनेगा नहीं, इन्होंने ऐसा कहा कि 16 राज्य बना दो और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दो, लेकिन हुआ क्या है? अब ये देखना है कि हुआ क्या इसकी सिफारिश पर। फजल अली कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी, ये सिफारिशें की, लेकिन फजल अली कमेटी ने ये जो सिफारिशें की, इन सिफारिशों का परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा भैया? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? ये राज्यों का जो 4 ग्रुप है, राज्यों का 4 ग्रुप ABCD, राज्यों का 4 ग्रुप क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और एक कानून बनाया गया, उस कानून का नाम हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या? राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और इसके द्वारा हमारे भारत देश में 14 राज्य बनाए गए, जिन्हें रखा गया संविधान के भाग 6 में, और एक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। हालांकि फजल अली ने कितने रिकमेंड किए थे? फजल अली ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन पूरा नहीं माना गया। 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और ये 14 राज्य धीरे धीरे करके किसमें? ये 14 राज्य धीरे 29 में आए, 29 तक बढ़ते 29 हुए। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, तो ये 28 हो गए। अभी इस समय 28 राज्य हैं, और ये कितना है? ये अभी 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 1961 का मानचित्र है। 1961 में कैसा था वो मानचित्र है। ठीक है, 19 अभी देखा जाए तो अभी यही विभाजन है जो आपका हुआ था 1953 में। जो मैंने आपको बात बताई थी वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे राज्य बने और कैसे कैसे नए राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक, तो अभी मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि 14 राज्य बनाए गए और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। फिर 14 से किस में कन्वर्ट हो गया? 28 में कन्वर्ट हो गया, और 6 में आज कितने हैं? 28। तो ये 14 से 28 कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे कि आखिर 14 से 28 कैसे पहुंचा, 14 से 28 कैसे पहुंचा, नए राज्यों का निर्माण हमारे भारत देश में कैसे हुआ, इसके बारे में कल हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा तो इसमें नहीं दिया है, इसमें थोड़ा सा ही दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर 5-10 मिनट इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे 14 से 28 पहुंचा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे, और अगला चैप्टर जो है एक दल का प्रभुत्व की ओर। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए, नमस्कार।